हमारे इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको हमारे भारत के एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बताने वाले हैं। चौदह मई 1657 में पुरंदर के किले में एक बहुत ही महान, शक्तिशाली और बहादुर योद्धा ने जन्म लिया था। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के पुत्र संभाजी महाराज। जब वो 2 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पिता हर वक्त युद्ध में व्यस्त रहते थे। तब उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी दादी जी छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने ली। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम आपको हमारे भारत के उन बहादुर योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनका इतिहास या तो दबा दिया गया या हमको कभी बताया ही नहीं गया। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जानते हैं संभाजी महाराज के बारे में। 9 वर्ष की आयु में ही ये शिवाजी महाराज के साथ आगरा की यात्रा में उनके साथ चले गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में महाराष्ट्र के रायगढ़ से आगरा तक का सफर एक घोड़े पर एक बच्चे के लिए आसान बात बिल्कुल नहीं थी। और फिर वहां पर औरंगजेब ने उनको और उनके पिता को बंदी बना लिया था। तो अपनी बुद्धि और समझदारी से पहले तो उन्होंने औरंगजेब की कैद से अपने पिता को आजाद कराया और फिर कुछ दिन बाद खुद भी वहां से निकलकर वापस आ गए थे। 10 साल की उम्र में संभाजी को आमेर के राजा जयसिंह के साथ भी रहने के लिए भेजा गया था ताकि वो मुगलों की धोखेबाजी को जान सकें, राजनैतिक दावों को समझ सकें, पॉलिटिकल दाव पेच को समझ सकें। इन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी सभी बहुत अच्छे से आती थी और साथ ही इन्हें छोटी सी उम्र में ही संस्कृत के साथ साथ 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया था, जिनकी वजह से इन्हें कई युद्ध जीतने में सफलता प्राप्त हुई थी। जैसे पोर्चुगीज भाषा की मदद से उन्हें पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स से लड़ने में मदद मिली, मुगलों की भाषा से मुगल से लड़ने में, और महज 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिनमें बुद्ध भूषण, नायिका भेद और 7 शातक बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। गणेश जी का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है इनके ग्रंथों में। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था, एक योद्धा में बल के साथ साथ बुद्धि भी भरपूर, शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही पूर्ण ज्ञान। कौन ही हरा सकता है भला ऐसे योद्धा को। तो उनके पिताजी शिवाजी महाराज ज्यादातर तो युद्ध में ही रहते थे, तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में वो न्याय दरबार खुद ही संभालने लगे थे। 16 साल की कम उम्र में इन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा 7 किलो की भारी तलवार के साथ और विजय भी प्राप्त की। फिर 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। फिर भी इतनी कठिन परिस्थितियों में संभाजी महाराज ने स्वराज की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाला। फिर 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अब औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनका बेटा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और वो अब डेक्कन वाले एरिया की तरफ इन्वेट करना चाहता था। तो अब वो ये मराठाओं वाला एरिया अपने कब्जे में लेने की तैयारी में था। और उसी समय संभाजी महाराज ने देखा मराठा साम्राज्य के पास धन की दिक्कत आ रही है। फिर संभाजी ने बुरहानपुर और औरंगाबाद पर अटैक कर दिया था। तो उन्होंने मुगलों को भी हराया और धन भी लूटकर वापस रायगढ़ आ गए। अब मराठाओं को सबक सिखाने के लिए औरंगजेब आगरा को छोड़कर अपने 50 लाख सैनिकों और 4 लाख जानवरों के साथ डेक्कन की तरफ आ गया। अब वो मराठाओं के नासिक रीजन पर सबसे पहले अपना कब्जा करना चाहता था ताकि वो मराठाओं को कमजोर कर सके, साथ ही डेक्कन पर अपना कब्जा कर सके। तो औरंगजेब ने अपने एक जनरल शहाबुद्दीन को किले पर अटैक करने के लिए भेजा। शहाबुद्दीन अपने 40,000 सैनिकों की आर्मी को लेकर रामसेज किले पर अटैक करने पहुंच गया। उसे लगा कि वो एक ही दिन में बड़ी ही आसानी से फोर्ट को कैप्चर कर लेगा। 600 मराठाओं ने कई महीनों तक मुगलों की सेना को किले की दीवारों से दूर रखा। किले पर तोप न होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो शहाबुद्दीन के सैनिकों ने किले पर हमला करने के लिए लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म भी बनाया। तो मराठा सैनिकों ने रात के अंधेरे में रस्सी से नीचे उतरकर उसे भी जला दिया और साथ ही मुगलों की तोपों को भी। फिर औरंगजेब ने कासिम खान को भेजा बैटल को लीड करने के लिए। इस तरह औरंगजेब ने अपने कई सेनापतियों को रामसेज किले को कैप्चर करने के लिए भेजा, जो कि 6 साल तक ऐसे ही चलता रहा। और इसी बीच संभाजी कई युद्ध जीतते चले गए। 1683 में उन्होंने गोवा में पोर्चुगीज पर हमला करा और उनके किलों पर कब्जा कर लिया।
तो उन्होंने इस बीच कई युद्ध किए और वो हर युद्ध जीतते ही चले गए। और अब आपको बता दें कि ये पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने 9 साल में 120 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी युद्ध नहीं हारे, सब में जीतते ही चले गए। अब औरंगजेब नॉर्थ इंडिया को छोड़कर डेक्कन की साइड आ चुका था मराठाओं को हराने के लिए और डेक्कन पर अपना कब्जा करने के लिए। तो कई सालों तक औरंगजेब मराठाओं से ही युद्ध में उलझा रहा और तब उत्तर भारत में हिंदू राजाओं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए काफी समय मिल गया। इसी समय में नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, बुंदेलखंड में, राजस्थान में हिंदू राजा फिर से खड़े हो गए। तो संभाजी ने मुगलों को कई वर्ष तक महाराष्ट्र में उलझाए रखा। देश के पश्चिमी घाट पर मराठास और मुगल्स दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। तो अब औरंगजेब को समझ में आ चुका था कि वो संभाजी राजे से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, उसे कुछ और तरीका सोचना होगा। अब औरंगजेब के बस की बात तो थी नहीं कि वो संभाजी को हरा पाए, पर उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दे दिया। गनोजी शिर्के, जो कि भाई थे संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के, उन्होंने वतनदारी की मांग करी संभाजी से, पर उन्होंने गनोजी शिर्के को वतनदारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये शिवाजी महाराज की पॉलिसीज के अगेंस्ट था। एंड वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जो शिवाजी महाराज की बनाई हुई पॉलिसीज के खिलाफ हो। तो इसी बीच संभाजी और उनके साथ कवि कलश फरवरी 1689 में गए हुए थे संगमेश्वर में किसी काम से, गुप्त रास्ते से, जो सिर्फ मराठाओं को ही पता था। और इसी बात की खबर गनोजी शिर्के ने औरंगजेब के सेनापति मुकरब खान को दे दी और वही मुकरब खान उस गुप्त रास्ते से अपने 5000 सैनिकों को लेकर पहुंच गया और संभाजी और उनके साथ कवि कलश को बंदी बना लिया और औरंगजेब के पास ले गया। तो अब औरंगजेब ने उनके सामने अपनी 3 शर्तें रखी और बोला कि अगर तुम मेरी शर्त मान लोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो औरंगजेब की पहली शर्त ये थी कि संभाजी महाराज औरंगजेब को अपना राजा मान लें, अपना मराठा साम्राज्य उसे दे दें। और दूसरी शर्त ये थी कि वो अपना सारा पैसा और किले औरंगजेब को दे दें तो फिर वो उनकी जान बख्श देगा। और तीसरी शर्त ये थी कि वो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना लें, इस्लाम में परिवर्तित हो जाएं। पर संभाजी ने औरंगजेब की कोई भी शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर अगले 40 दिन तक उन पर और कवि कलश पर रोज अत्याचार करे गए। रोज उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से टॉर्चर करा गया ताकि वो औरंगजेब की शर्त मान लें। उन्हें रोज अलग अलग तरीकों से ह्यूमिलिएट किया गया। उनको ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घसीटा गया और उनके घावों पर नमक छिड़का गया और लोगों को बोला गया इन पर पत्थर फेंको, इन्हें मारो। तब भी औरंगजेब संभाजी महाराज को बोलता रहा कि वो अगर उसकी बात मान ले, उसकी तीनों शर्त मान ले तो फिर वो उनको जाने देगा, उनकी जान बख्श देगा। पर संभाजी महाराज झुके नहीं। उनके और कवि कलश की आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था। उनकी जीभ कटवा दी गई और उनके नाखून भी निकाल दिए गए। उनकी स्किन निकाली गई औजारों से, आंखों में मिर्चियां डाली गईं। इसके बाद भी उन्हें तोड़ने के लिए और अपनी शर्तें मनवाने के लिए उनकी आंखों में लोहे की गर्म रॉड डाल दी गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। एक एक करके उनके हाथ पैरों की उंगलियां भी काट दी गईं। और तब भी औरंगजेब बोलता ही रहा कि तुम मेरी 3 शर्तें मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर संभाजी और कवि कलश ने हार नहीं मानी। एक एक करके उनके हाथ पैर भी काट दिए गए और 11 मार्च 1689 को उन दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी हत्या करने से पहले औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 बेटों में से एक बेटा भी अगर तुम्हारी तरह होता तो सारे हिंदुस्तान पर कब का मुगलों का राज होता, सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। और कहा जाता है कि मरने के बाद भी उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए थे। हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया गया है मुगल्स द ग्रेट। कहाँ से ग्रेट है ये मुगल्स, बताइए आप मुझे, जो इस हद तक गिर गए। दोस्तों, हमने ये सीरीज शुरू करी है हमारे भारत के उन योद्धाओं को आपके सामने लाने के लिए जिन्हें आज की जनता को जानना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच पाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।